दूसरी वर्ल्ड वार के बाद दुनिया के ताकत के बैलेंस बदल गए। इस वक्त यूरोप के ज्यादातर ममालिक जंग की वजह से कमजोर हो चुके थे। दो नई सुपर पावर्स सामने आईं, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दोनों के नजरियात एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। अमेरिका कैपिटलिज्म सिस्टम, जमहूरियत और आजाद मार्केट का सपोर्टर था, जबकि सोवियत यूनियन कम्युनिज्म, रियासती कंट्रोल और एक पार्टी निजाम को दुनिया में फैलाना चाहता था। ये नजरियाती टकराव ही कोल्ड वार की बुनियाद बना। अमेरिका को खौफ था कि कम्युनिज्म यूरोप और एशिया में फैल जाएगा, जबकि सोवियत यूनियन को खदशा था कि अमेरिका कैपिटलिज्म सिस्टम के जरिए दीगर ममालिक पर सियासी और इकोनॉमिक गलबा कायम करेगा। दोनों धड़े एक दूसरे को अपने वजूद के लिए खतरा समझने लगे। Each facing the other in a state of neither war nor peace. कोल्ड वार सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सियासी इख्तिलाफ नहीं था, बल्कि ये असल में दुनिया पर इन्फ्लुएंस कायम करने की जंग थी। दूसरी आलमी जंग के बाद कई ममालिक आज़ादी हासिल कर रहे थे, खासतौर पर एशिया और अफ्रीका में। ये नए ममालिक इक्तसादी तौर पर कमजोर थे, लिहाजा दोनों सुपर पावर्स उन्हें अपने जानिब लाने की कोशिश करते रहे। अमेरिका इमदाद, कर्जों और तिजारत के जरिए अपना असर बढ़ाता रहा, जबकि सोवियत यूनियन फौजी मदद और नजरियाती हिमायत से अपने इत्तेहादी बनाता रहा। कोल्ड वार का एक अहम पहलू फौजी इत्तेहाद थे। अमेरिका और उसके साथियों ने नेटो बनाया, जबकि सोवियत यूनियन ने उसके जवाब में वारसा पिकेट कायम किया। इन इत्तेहादों का मकसद ये था कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला हो तो सब मिलकर जवाब दें। ये सूरत हाल दुनिया को मुस्तकिल जंग की हालत में रखती, जहां हर धड़ा दूसरे की हरकत पर नजर रखता था। एटमी हथियारों की दौड़ कोल्ड वार का सबसे खतरनाक रुख थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों के पास ऐसे हथियार आ गए जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते थे। यही खौफ बराह रास्त जंग को रोकने की वजह बना। जासूसी, प्रोपेगंडा और नफसियाती जंग भी कोल्ड वार का अहम हिस्सा थे। CIA और KGB जैसी एजेंसियां एक दूसरे के ममालिक और इत्तेहादियों में असर डालने, हुकूमतें बदलने और राज हासिल करने के लिए सरगर्म रहीं। वक्त के साथ कोल्ड वार सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक आलमी निज़ाम बन गई, जिसमें हर इलाका, हर तनाज़ा और हर सियासी तब्दीली किसी न किसी तरह इस बड़े मुकाबले से जुड़ी हुई थी। दुनिया बज़ाहिर अमन में थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर मुसलसल कशमकश जारी थी। चांद पर जाने वाला मामला असल में कोल्ड वार का सबसे अलामती और अहम बाब था, जिसे स्पेस रेस कहा जाता है। ये मुकाबला अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान था, जहां मकसद सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि दुनिया को ये दिखाना था कि कौन सी ताकत टेक्नोलॉजी, ज़हानत और मुस्तकबिल पर ज़्यादा कंट्रोल रखती है। सब कुछ 1987 में शुरू हुआ, जब सोवियत यूनियन दुनिया का पहला मसनूई सैटेलाइट सेप्टनिक खला में भेजा। इस वाक़े ने अमेरिका को हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि ये पहला मौका था कि इंसान की बनाई चीज़ ज़मीन से बाहर पहुंची। यहाँ से खला को फतह करने की दौड़ शुरू हुई। इसके बाद सोवियत यूनियन ने पहला इंसान यूरी गागरिन 1961 में खला में भेजा, जो ज़मीन का चक्कर लगाकर बहिफाजत वापस आया। ये भी सोवियत यूनियन की बड़ी कामयाबी थी। इन कामयाबियों के बाद अमेरिका महसूस करने लगा कि अगर वो इस मुकाबले में पीछे रह गया तो दुनिया में इसकी हैसियत कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी 1961 में ऐलान किया कि अमेरिका 10 सालों के अंदर इंसान को चांद पर भेजेगा और वापस लाएगा। During this whole 50-year span of human history, the steam engine. ये ऐलान सिर्फ साइंसी नहीं, बल्कि सियासी चैलेंज था। इस मकसद के लिए नासा ने अपोलो प्रोग्राम शुरू किया। कई सालों की नाकामियों, हादसात और तजर्बात के बाद आखिरकार 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन कामयाब हुआ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बिज ऑल्ड्रिन चांद पर उतरे, जबकि माइकल कोलिंस खलाई जहाज में मदार में रहा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अल्फाज,
یہ انسان کے لیے ایک چھوٹا قدم لیکن انسانیت کے لیے بڑا قدم ہے، تاریخ کا حصہ بن گئے۔ It's one small step for man, one چاند پر جانے کا مقصد صرف سائنس نہیں تھا۔ امریکہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ وہ ٹیکنالوجی، تنظیم اور وسائل میں سوویت یونین سے آگے ہے۔ یہ واقعہ نفسیاتی جنگ میں امریکہ کی بڑی فتح سمجھا گیا۔ اس کے بعد سوویت یونین آہستہ آہستہ اسپیس ریس میں پیچھے رہ گئی۔ وقت کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس مشن پر شک ظاہر کیا اور کہا کہ چاند پر اترنا ڈرامہ تھا، لیکن سائنسی ثبوت، پتھروں کے نمونے، تصاویر، ویڈیوز اور دیگر ممالک کی تصدیق نے ان شکوک کو رد کیا۔ مختصر طور پر چاند پر جانا انسانیت کی سائنسی تاریخ کا بڑا قدم تھا۔